अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई का नया एपिसोड। बिल्कुल जी, 2 दिन रह गए हैं साल के खत्म होने में और अब बस 30th और 31st 2 दिन रह गए हैं और उसके बाद शुरू होगा नया साल। वैसे तो खैर हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे समेत मैं खुद भी ये सोचती हूँ कि भाई इस साल में हमने कौन से ऐसे झंडे गाड़ लिए, इस साल में हमने कौन से ऐसी तोपें चला ली जो हम अब नेक्स्ट ईयर चलाने वाले हैं। लेकिन खैर ऐसी कोई बात नहीं है और बहुत कुछ जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके साथ अच्छा होगा नेक्स्ट ईयर में। और अपना जो है बहुत ख्याल रखिएगा, खाए पिएगा और दोबारा से जिसका जो भी काम है, जो भी आप चाहते हैं कि आप अचीव करें, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। वैसे तो मुझे सोना भी बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है 12 घंटे में सोती रहूं, लेकिन अगर ऐसा करें तो फिर काम कैसे करेंगे और फिर जो हमारे गोल्स होते हैं उसको हम अचीव कैसे करेंगे। तो बिल्कुल इसलिए अपने जो भी ख्वाब है आप लोगों के, उसको पूरा करने के लिए जागना बहुत जरूरी है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। लेकिन खैर सबके लिए बहुत बहुत गुड विशेस मेरी तरफ से कि आप सब लोग खुश रहें, सेहतमंद रहें। और ये जो ओमिक्रॉन और शोमिक्रॉन और पता नहीं कौन कौन सी क्रॉन जो है दोबारा से उसकी न्यूज आ रही है, उस सबसे बच के रहिए। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर्स यूज कीजिए और जप्पियां पप्पियां ना करें और कुची को भी ना ही करें तो अच्छा है। तो उससे ये होगा कि आप ओमिक्रॉन से बच सकेंगे। और क्या, ऐसे ही बता रही थी मैं, अगर आपकी मर्जी है, माने ना माने आपकी मर्जी, लेकिन खैर हम इससे पहले कि हम न्यूज की तरफ चले, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं और जी हम आपको आज की न्यूज बताते हैं। आज जी सबसे पहले शेख रशीद साहब का जिक्र। शेख रशीद साहब का कहना है कि जी उम्मीद है इमरान खान 5वें साल में महंगाई खत्म करेंगे। यानी कि खान साहब जब आए नहीं थे ना गवर्नमेंट में, जब उनकी गवर्नमेंट बनी नहीं थी, तो उनका कहना था कि जी मैं तो 100 दिनों में जो है ना महंगाई खत्म कर दूंगा और सारी चीजें एकदम परफेक्ट कर दूंगा। लेकिन मेरा ख्याल है वो 100 दिन उन्होंने आखिरी वाले 100 दिन कहे थे, यानी वो लोग समझे कि शायद गवर्नमेंट बनते ही जो शुरू के 100 डेज हैं उसमें खान साहब कोई चमत्कार दिखाने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब है कि अब अगर शेख रशीद साहब ने भी हाथ झाड़ दिए हैं और शेख साहब कह रहे हैं कि जी जो आखिरी 5वां साल यानी जो होगा, गवर्नमेंट जो 5 साल कंप्लीट करेगी, तब शायद इमरान खान साहब जो है महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। बल्कि ऐसा भी सुनने में आया है कि बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि खान साहब ने वो शुरू वाले 100 डेज नहीं कहते बल्कि आखिरी वाले 100 डेज कहते, लेकिन हम लोगों को क्योंकि कोई बात समझ नहीं आती है, तो इस वजह से एक तो आप लोगों को भी ना कोई जोक बताओ, उसके बाद ना उसका मतलब भी समझाना पड़ता है। कल मैंने क्या फूंके कह दिया कि सब मुझे बता रहे हैं कि फूंकों को क्या कहते हैं, लेकिन आप लोगों को भी ना मेरा ख्याल है मैं पहले जोक मारा करूं और उसके बाद आप लोगों को बैठ के ना उसका बताया करूं कि इस पे क्या मतलब है और इस पे हंसना कहाँ है। लेकिन खैर हंसने की कोई बात नहीं है, बड़ी सीरियस बातें करती हूँ मैं, आप लोग जानते हैं ना मैं कितनी सीरियसली आपको न्यूज बताया करती हूँ। तो बिल्कुल जी हम आगे बढ़ते हैं और हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। और उसमें सबसे पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं, ये जो आपको एक साहब नजर आ रहे हैं जिन्होंने एक ऑरेंज सी शर्ट कह रही हूँ, शॉल पहनी हुई है, खान साहब के साथ बैठे हुए, इनका नाम है जी साहिबजादा चीकू। ये साहिबजादा चीकू साहब जो हैं ये जो है स्पेशल असिस्टेंट अपॉइंट हुए हैं पीएम इमरान खान के, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे इन्होंने ज्वाइन किया है। और ज्वाइन करते ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये प्राइवेट जेट में बैठे हुए हैं। और इनके इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी खूबियां हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लंदन में ये 1982 और 87 के दौरान जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व रहे हैं, वो न्यूज भी है इनके बारे में। फिर बैंक्रप्सी में भी ये पकड़े गए हैं सिर्फ 3 बार, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, 3 बार पकड़े गए तो क्या बड़ी बात है जी, ऐसा तो हो जाता है बड़े बड़े देशों में, ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। इसके अलावा लंदन के जितने भी कैसीनोज हैं वहां पे ये साहब बैन है, इनको कहा है कि जी तुसी यहाँ तशरीफ ना ही लाओ तो अच्छा है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान का जो नाम इन्होंने ऊंचा किया है, जैसे पाकिस्तान का फ्लैग इन्होंने ऊंचा कर दिया लंदन में, तो इस वजह से तमाम कसीनोज के मालिक जो है उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तुसी मत आना खेलने। वैसे मैंने कसीनो, मुझे भी जाने का बड़ा शौक है, बच्चन साहब की मूवीज में बड़ा देखा है, वो ऐसे लेके ना ऐसे करके वो जैसे हम लूडो खेलते हैं
वो फेंक देते हैं ना, तो फिर देखते हैं कि किसका नंबर आता है, और फिर इतने सारे पैसे जीतते हैं, वैसे हार भी जाते हैं मैंने सुना है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हाँ, मैं एक दफा ट्राई जरूर करूंगी जब भी लंदन की, अगर मुझे किसी ने लंदन का वीजा दे दिया, मुझे तो वैसे कोई, जिसे कहते हैं ना यहाँ से बांग्लादेश का वीजा नहीं देता, तो मुझे लंदन का वीजा क्या देगा, इसलिए कि मेरे बैंक अकाउंट में जो है वो सारे वक्त चूहे नाचते रहते हैं, खाली पड़ा है। तो खैर कोई बात नहीं, मुझे उसका कोई गम नहीं है। मैं आगे बढ़ती हूँ, और मैं आपको बताऊं कि जी ये देखिए पिक्चर, इसमें लिखा है हराम से बचें, और अपनी अपनी नस्लों के लिए जो है, इन अगली नस्लों के लिए जो है वो हराम से बचे, लेकिन साथ ही पापा जॉन्स पिज्जा का भी इन्होंने पता नहीं बोर्ड क्यों लगा रखे, नहीं दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं, क्योंकि पापा जॉन्स पिज्जा जिन्होंने बनाया है, फ्रेंचाइज जिन्होंने बनाई है, वो उन्होंने कितनी हक हलाल की कमाई से बनाया है, ये तो हम सभी जानते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जी कल हमने आपको न्यूज दी थी बिल्कुल कि कराची में जो है वो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा है कि जी बंद करो ये सारा तमाशा, और जो इलीगल मस्जिद बनी हुई हैं उनको उन्होंने गिराने का हुक्म दिया था, बल्कि 2 मसाजिद उन्होंने गिरवा भी दी हैं। उसके अगेंस्ट जो है JUI के प्रेसिडेंट सिंध चैप्टर के जो है राशिद सोमरो, वो जी हमारे चीफ जस्टिस जो है गुलजार अहमद साहब को धमकियां लगा रहे हैं। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। चीफ जस्टिस साहब मस्जिद का वारिस नहीं, वजीर आला साहब मस्जिद का वारिस नहीं, कमिश्नर साहब मस्जिद का वारिस नहीं। अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है, अगर तुमने माई का दूध पिया है, आओ मस्जिद को गिरा के दिखाओ, देखते हैं तुम कैसे मस्जिद गिराते। जी ये इस तरह के नमूने हमने जमा कर रखे हैं, और इस तरह के सांप हमने पाल रखे हैं, इसी वजह से हमारे मुल्क का यह हाल है। अब अगर किसी इंसान के, यानी कहना चाहिए किसी बेहतरीन इंसान ने जो है उठकर कह ही दिया है, हिम्मत कर ही ली है कि जी जो इलीगल मस्जिद बनी हुई है उसको गिराया जाएगा, तो फिर इस तरह के सांप निकल आते हैं और फिर इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं कि जी मस्जिद को गिरा के दिखाओ। बिल्कुल जी, मैं तो यही कहूंगी कि चीफ जस्टिस साहब हिम्मत कीजिए और इस मस्जिद को बिल्कुल गिराइए। अगर आप नस्ला टावर गिरा सकते हैं, जहां पर लोग रहते थे, जहां पे लोगों के घर थे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई उन घरों में लगाई थी, और उनमें से 1-2 का तो मैंने ये भी सुना है कि उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, अगर आप उसके ऊपर आपने अपना जो है अपने कदम पीछे नहीं किए और उस टावर को गिराया, तो ये जो गैर कानूनी मस्जिदें बनी हुई हैं कराची में, क्या पूरे मुल्क में, उन सबको गिरा देना चाहिए। और ये जो आपने देखे जिस तरह का मुल्ला माफिया पाकिस्तान में है, ये तभी काबू आएगा आपके जिस वक्त आप इनके फन 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 वो जो सर होता है ना सांप का, उसको बोलते हैं, तो वो जब तक आप उसको नहीं काटेंगे, उसको पांव के नीचे नहीं कुचलेंगे, तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। वरना इनकी तो यही बातें हैं कि जी हम तो बड़ा कोई नेक काम कर रहे हैं, और जी सारा कुछ तो जिसे कहना चाहिए कि दूसरे जहान में जाके मिलेगा, लेकिन खुद ये किस तरह की गाड़ियों में सफर करते हैं, किस तरह के इनके खर्चे हैं, कहाँ से इनको पैसा आता है, सभी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, इस बात पे हम आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम बात करते हैं जी मंसूर वसान साहब की। ये पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, और इनका कहना है कि यानी जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है उसके ये मेंबर हैं, और इनका कहना है कि जी बिलावल साहब जो हैं वो वजीर आजम बनेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन उससे पहले बिलावल दूल्हा बनेंगे, यानी दे सांदा राजा मेरे, क्या है, दे सांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, ने वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और इसमें से सब लोग मेरी जो है ना वो निकाल सकते हैं कि खराबी के मैंने कहाँ गलत गाया, वैसे बेसुरी तो मैं हूं, ये तो मुझे पक्का पता है, लेकिन पंजाबी मैंने सही में बोला है या नहीं, वो चीज सारे पंजाबी अभी मेरे सर पे पड़ जाएंगे कि यार ये आप क्या हमारे पंजाबी की ऐसी तैसी कर रही थी। लेकिन खैर मुझे सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए मैंने कहा कि जी जब बिलावल साहब की शादी होगी तो मेरे ख्याल ये सॉन्ग तो बजना ही चाहिए। खैर देखते हैं कि बिलावल जो है वो, खैर दूल्हा तो बन ही जाएंगे, दूल्हा तो हर कोई बन जाता है जी, चाहे वो चाहे या ना चाहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या नहीं, ये बात सोचने वाली है, और ये बात देखने वाली है कि देखते हैं कि आगे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर बनते भी हैं या नहीं। खैर हम आगे बढ़े, और यहाँ हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे, पुरानी तस्वीर है वाजपेयी साहब की, और उनके साथ जो है वो मुशर्रफ साहब की बेगम हमें नजर आ रही हैं, और दोनों जो है वो यूं
گلاس ٹکرا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ابھی نیو ایئر آ رہا ہے تو بہت سے لوگ اس طرح سے گلاس ٹکرائیں گے، اور اگر ہندوستان پاکستان میں دوستی نہ صحیح لیکن تھوڑے سے ٹرمز بہتر ہوتے کہ بارڈر کھلے ہوتے، لوگ ادھر ادھر آ جا سکتے، تو شاید اس طرح سے اور بھی کئی لوگ گلاس ٹکرا رہے ہوتے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ کو فلم دیکھنی پڑے گی بجرنگی بھائی جان، اور اس سے آئیڈیا لے کے آپ لوگ جیسے کہتے ہیں نا بجرنگی بھائی جان جیسے گیا تھا نا تاروں کے نیچے نیچے نیچے، ادھر سر اسی طریقے سے جا کر گھوم پھر کے کھا پی کر واپس آ جائیے۔ مطلب یہاں والے جا سکتے ہیں دہلی تک، اور دہلی والے آ سکتے ہیں اسلام آباد تک، تو موسٹ ویلکم۔ ایک واٹس ایپ کال مار دیے گا ویسے۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں کہ جی وزیر اعظم پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب پاکستان دوسرے ملکوں کو قرضے دے گا۔ مطلب یہ کہ کچھ بھی، مطلب اس کو کہتے ہیں کچھ بھی، وہ جو ارنب جی کہتے ہیں نا کچھ بھی، ارنب گوسوامی جی کا ایک تھا نا کلپ میں نے دیکھا، اس میں کہتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی، تو یہ بھی وہ کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو سیریسلی مت لیا کریں، اور دل پہ تو بالکل بھی مت لیا کریں۔ خیر ہم آگے چلتے ہیں، اور ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں۔ جناب والا، یہاں پہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی لوکل برانچ بن چکا ہے۔ ہمارے یہاں پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے روپ میں وائسرائے آ چکا ہوا ہے۔ ہم اس وقت ایک فائنینشیل کالونی بن چکے ہوئے ہیں، مالیاتی اداروں کے، انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کے۔ خدا کے لیے یہاں 342 اراکین جو ہیں ان کو 22 کروڑ عوام نے الیکٹ کیا ہوا ہے، ان کے لیے ڈھال بنے مہنگائی کے خلاف، غنڈہ گردی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف۔ جی یہ تھے خواجہ آصف صاحب، اور یہ پی ایم ایل این کے ممبر ہیں، اور یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آئی ایم ایف کے دروازے پہ جانے کے لیے، وہاں سے پیسے لینے کے لیے، ورلڈ بینک سے یا کسی سے بھی دنیا میں کسی سے، اب تو کسی کو چھوڑتے نہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں الحمدللہ۔ شاید ہی کوئی بچاؤ، ایک تو یہ انڈیا والے کچھ پیسے ڈیلے نہیں کرتے، ورنہ ہم ان سے بھی لے لیں، ویسے بھی ان کی کرنسی ہماری کرنسی میں زیادہ فرق تو نہیں ہے، بٹ ڈبل ہی ہے بس، اور کیا۔ تو کوئی بات نہیں، تو ڈبل بھی ہے تو ہم استعمال کر لیں گے، لیکن آفر ہی نہیں کرتے مودی جی، پتہ نہیں کیا کہاں کہاں جا کے پیسے انویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ بھائی 2-4 پروجیکٹس پاکستان میں بھی لگا دیں آپ لوگ، ایسا کیا آپ لوگوں کو پرابلم ہے؟ ایسے سے ایسی دوستی بڑھتی ہے۔ لیکن خیر بہرحال ہم اس وقت انڈیا کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے کہاں کہاں سے پیسے پکڑ رکھے نا۔ تو اب خواجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جی پورا وہ جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے وہ ہم نے گروی رکھ دیا ہے، ہم نے لوگوں کو دے دیا ہے۔ تو ظاہر ہے سر اب لوگ جب ہمیں پیسے دیں گے اور قرضہ ہم لیں گے، اور وہ بھی ہم انٹرسٹ پہ لیں گے، جس میں ہم انٹرسٹ دینے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، یہ سے کتنی پیاری بات ہے، انٹرسٹ دینے میں انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہمیں، تو اس پہ تو ظاہر ہے نا سر کہ پھر لوگ ہمیں کہیں گے نا کہ جی اپنی یہ بلڈنگ دے دو، اپنا یہ موٹر وے دے دو، اپنا ایئرپورٹ دے دو، اپنا اسٹیٹ بینک دے دو، تو اب بس چڈی بنیان ہی رہ جائے گی ہمارے پاس، تو وہ تو ہم کسی کو نہیں دیتے۔ سوری یہ ہم ایڈٹ کر دیں گے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ میں آگے چلتی ہوں جی، آپ لوگ نا بس مجھے بھی ادھر ادھر بھٹکا دیتے ہیں باتوں میں، اور جو اصل نیوز ہے وہ تو میں دینا ہی بھول جاتی ہوں۔ خیر ہم آگے چلتے ہیں، ہم ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو نا، پھر بات کریں گے۔ مسٹر چیئرمین، یہ جو کہتے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، انہوں نے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا، انہوں نے بے روزگاری کے اندر اضافہ کر دیا، انہوں نے لوگوں کے چولہے بجھا دیے اور لوگوں کو فاقوں کے اوپر مجبور کر دیا۔ ایک طرف تو یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست تو جو ہے وہ خوف سے امن دیتی ہے اور بھوک سے نجات دیتی ہے۔ یہاں تو خوف ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہیں ہے، اور بھوک ہے، غربت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کے جو حالت ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پشاور کے گورنر ہاؤس کا 2018-19 کا خرچہ تھا 270 ملین، 2019-20 کا اس کا خرچہ ہو گیا 316 ملین، 5 کروڑ کا اضافہ۔ گورنر ہاؤس، وہ گورنر ہاؤس کہ جن کو بلڈوزر کے ذریعے سے گرایا جانا تھا اور جہاں پہ یونیورسٹیاں بنانی تھی، اس کے خرچے میں تو ایک سال میں 5 کروڑ کا اضافہ ہوتا ہے، اور وہاں ڈرائیورز، نائب کاسد، کلرک، کوک، ویٹرز اور 3 مساج کرنے والے بھرتی کیے گئے ہیں۔ گورنر صاحب کے لیے 3 مساج کرنے والے بھی بھرتی کر دیے گئے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، میں کسی کے اوپر ذاتی الزامات نہیں لگاتا، لیکن رپورٹس آئی ہیں کہ گلاسکو میں ماحولیاتی کانفرنس کے اندر 8 ممبر ڈیلیگیشنز کے بجائے 16 ممبر ڈیلیگیشن کیا ہے، اور اس میں ماحولیات کا فنڈ، UNDP کا فنڈ
जो केपी में, गिलगित बिल्तिस्तान में, आजाद जम्मू कश्मीर में माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिरा गरीब लोगों के ऊपर खर्च होना था, वो 8 के बजाय 16 मेंबर डेलीगेशन जो ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में हुई है उसमें, और उसमें बच्चे भी गए हैं, जाती लोग भी गए हैं। अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है जो कि मीडिया में आई है और जिसकी तरदीद नहीं हुई है, तो हुकूमत को इसका एक्शन लेना चाहिए। जी, ये थे सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, और ये बता रहे थे कि जी किस तरह से जो है 8 के बजाय 16 का डेलीगेशन जो है वो भेजा गया बाहर, उसके बाद ग्लासगो में। और दूसरा उन्होंने बताया कि किस तरह से गवर्नर केपी जो है उन्होंने 3 मसाजोले भी रखे। मेरा ख्याल है कि गवर्नर साहब का फौरन बैंकॉक का वीजा लगवाइए और फौरन इनको बैंकॉक भेज दीजिए, इसलिए कि इनको वहीं जाकर आराम आना है। ये क्या बात हुई थी, यहाँ पे 3 मसाजोले रख लिए उन्होंने। मतलब मुझे लगता है गवर्नर साहब बड़े कोई रंगीन मिजाज लग रहे हैं, लेकिन खैर ये तो सब हमारे सारे ही मिनिस्टर्स हैं, कौन नहीं है भाई, कैसी कैसी वीडियोस और कैसी कैसी ऑडियोस इनकी आती रहती है। मगर खैर ये गवर्नर साहब का तो फौरन बैंकॉक का वीजा अभी ठप्पा लगा और ठक, चलो भाई। लेकिन बात सारी ये है, जरा हम सीरियस हो जाते हैं, मजाक कर रही थी वैसे तो, कि मैं आपको ये कह दूं कि जी बिल्कुल इस तरह के खर्चे हम कर रहे हैं। यानी ये वो मुल्क है जो उधार पे चल रहा है, जो कर्जों पे चल रहा है, जो खैरात पे चल रहा है, और उसके बाद यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके खर्चे जो हैं वो कम ही नहीं हो रहे, और वो सरकारी खर्चे पे अपने सारे, जो हमारे यहाँ बोला जाता है ना, मुझे नहीं पता इंडिया में या पाकिस्तान में और किसी जगह, हमारे बोलते हैं अल्ले तलल्ले, मतलब इधर उधर के खर्चे। तो वो इधर उधर के खर्चे जो हैं वो उनके खत्म ही नहीं होते। और उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ना तो मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। हालांकि खान साहब खा भी दबा के रहे और खिला भी दबा के रहे, लेकिन खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। मगर यहाँ पे इनकी सिचुएशन जो है वो काफी नाजुक है, और जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि इकोनॉमी की हालत भी हमारे यहाँ काफी ज्यादा खराब है। और अब आठवां इस गवर्नमेंट का 8वां मिनी बजट आने को तैयार है। कल पार्लियामेंट में भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए, और जाहिर है कि आईएमएफ ने जो पैसे दिए हैं, तो आईएमएफ ने बहुत सारी शर्तें भी लगाई हैं, और आईएमएफ ने कहा है कि भाई ये तुमने टैक्स लगाने हैं, ये चीजें अपने लोगों के सर पे मारनी है, ये चीजें महंगाई करनी है। तो बस जी वही सब कुछ हो रहा है। और अब हम देखते हैं कि जो मिनी बजट आता है उसके बाद की क्या सूरत हाल होती है। वैसे तो अपोजिशन जो है वो काफी शोर मचा रही है, स्पेशली पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान को मैंने उनके कई बार स्टेटमेंट्स देखी जो उन्होंने कहा कि हम नामंजूर करते हैं। साथ ही हमारा डॉलर का रेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 182 पे पहुंच चुका है, और आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर डॉलर भी ऊपर जा रहा है तो क्या परेशानी की बात है, एक दिन तो सभी ने ऊपर जाना है। तो उससे पहले डॉलर चला जाए, फिर मुल्क चला जाए, और फिर सभी चले जाएं। तो ऐसा कुछ मुझे कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग लग रही है गवर्नमेंट की। मगर खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। साथ ही हमने देखा कि जी रिसेंटली जो हमारे यहाँ एक मीटिंग हुई थी डिफेंस से रिलेटेड, और उसमें जो हमारे नए डीजी ISI नदीम अंजुम साहब थे, बिल्कुल उसमें शरीक हुए थे उन्होंने, लेकिन उनकी कोई फुटेज नजर नहीं आई, वो कहीं कैमरा में नजर नहीं आए। और सबने यही कहा कि ये क्या बात है भाई, हमारे यहाँ तो बड़ा रिवाज है कि हमारे फौजी तो कैमरे के सामने बहुत आते हैं। लेकिन अब पता ये लगा है कि जी उन्होंने सख्ती से कहा है कि जी मैं जो भी ब्रीफिंग होगी उसमें मैं शिरकत करूंगा, उसमें जरूर शामिल होऊंगा, लेकिन ना तो मेरी कोई पिक्चर छापी जाए, यानी प्रिंट मीडिया जो है वो मेरी पिक्चर्स ना लगाए, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इस तरह की कोई कवरेज बनाए जिसमें वो बार बार नजर आ रहे हों, कभी एड्रेस करते हुए, कभी बैठे हुए, कभी यूं। तो इसका मतलब है कि ये थोड़े से बेहतर इंसान आए हैं हमारे यहाँ, और अगर वो इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं या इस तरह की जो ब्रीफिंग में शामिल होना होता है कि मीडिया के सामने ना आए, वो हमने इंडियन फौजियों को तो बहुत बार देखा है। बल्कि अक्सर हमें ये भी बताया जाता है कि जो इंडियन पब्लिक है उसको तो अपने आर्मी चीफ और दूसरे जो आर्मी के लोग हैं फौज के, उनके नाम भी नहीं आते। तो इसी तरीके से हो सकता है हमारे यहाँ भी किसी को कोई शर्म आ गई और लोगों ने सोचा हो कि जरा हम भी इसी तरीके से चले, ताकि वो जो एक इज्जत हम खो चुके हैं वो शायद थोड़ी सी बहाल हो जाए, थोड़ी सी वापस आ जाए। तो बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज को
کہ जो लेफ्टिनेंट जनरल आए हैं हमारे यहाँ, जो नए DGIS आए हैं, ISI आए हैं, नदीम अंजुम साहब, अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि वो कैमरा के सामने नहीं आएंगे और वो पीछे वैसे लितर तो पीछे से भी मारे जा सकते हैं सर, उसके लिए कैमरे के सामने आने की क्या जरूरत है, सभी को पता है क्या हो रहा है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कैमरे के सामने आके ब्रीफिंग नहीं देंगे और कैमरे के पीछे से ही ना जिसको जो बोलना है बोल दिया, इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो ये चीज आप पीछे भी बोल सकते हैं और पीछे ही बोला जाता है वैसे, लेकिन खैर ये मैं आगे बढ़ती हूँ। और ये खबर मुझे बस ये देनी थी कि जी नदीम अंजुम साहब ने कहा कि मैं मीडिया के सामने नहीं आऊंगा, और ये बात वो बहुत अच्छी कर रहे हैं और हमें इसे अप्रिशिएट करनी चाहिए। बाकी सारी बातें जो मैंने बीच में की है वो आप लोग मत सुनिएगा, कान बंद कर लिया करें यार। जब मैं फौज की बात करती हूँ तो कम से कम कानों में तो उंगलियां डाल ही सकते हैं ना आप लोग। सब कुछ सुनते रहते हैं, चाहे मैं बोलूँ हमारी फौज मटर छील रही है, चाहे कुछ कर रही है, सब कान खोल के बैठे रहते हैं। और जिधर मैं कोई काम की बात करती हूँ तो वो आप लोग सुनते कोई नहीं है। जब मैं कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो आप लोगों को सुनाई नहीं देता। बाकी हर बात मेरी सुन रहे होते हैं, इतनी सी बातें पकड़ पकड़ के ना आप लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। खैर आगे चलते हैं, हम आपको अगली वीडियो दिखाते हैं. Bu taraftan endi televizyon ko'rmaysiz degan. Bu tarafdan nari men boshqa televizyon o'qishmayman. Olim buni siz masjidga olib keldingizmi? He, albatta qo'yganim yo'q edi o'yinga. Endi sindiraman, o'rab qo'ydim baxtira. Xo'p, bu tarafdan endi televizyon sizga bas degan. Qaramayman. Sizga bir iftixor qamlaringizni ichigan. Bali, menga bir iftixor. Ko'p yaxshi gap, ko'p yaxshi gap, ko'p yaxshi gap. Xo'p, birga ko'ring, ko'raning qani, siz sindiring qani. Boring qamlar. Hozir qo'ying. जी ये है नए तालिबान जिनको कहा जा रहा है बिल्कुल बदल गए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बदल गए। देखे नए वाला टीवी तोड़ रहे हैं, अभी अच्छा वाला टीवी लेंगे ना जो नए नए आए हैं, LED LCD ये वो, और दूसरा टीवी लेना चाहिए। ये टीवी आजकल वैसे भी कौन देखता है, जिसके पास है तोड़ दे। मेरे पास भी सेट पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने तो खैर वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स के टाइम का है और मैंने अपने पेरेंट्स की याद में रखा हुआ है। वरना अगर तालिबान को दिख जाए तो शायद वो यहाँ भी आ गया तोड़े चलाने शुरू कर दें। मगर ये चीज खैर हमने देखी है कि तालिबान अभी तक वही है, बल्कि उससे भी ज्यादा बदतर शक्ल उनकी सामने आई है जो पहले थी। एक वीडियो और देखते हैं और फिर बात करते हैं। Allahu Akbar وصوتي الله خير ما تكيبوا لك الله أكبر जी ये आप देख सकते हैं कि यानी उनके पास जो भी इक्विपमेंट्स थे म्यूजिक से रिलेटेड, तबले, सारंगी, ये वो सब चीजों को तालिबान तोड़ रहे थे। बड़े ही अजीब लोग हैं, यानी म्यूजिक भी पसंद नहीं है और टीवी भी नहीं देखते। पता नहीं फिर खबरें कहाँ से लेते हैं, इनको न्यूज़ कहाँ से मिल जाती है। मेरा ख्याल है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और भेजा फ्राई जरूर देखते होंगे, वरना देखे ना हम तो टीवी पर आते नहीं है, ठीक है ना। और ना ही हम कुछ जो है आपको समझ आई होगी ना, ही हम कुछ म्यूजिक चलाते हैं। तो जाहिर तालिबान उससे बड़े अपसेट हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये कैसा शो है जिसमें ना तो म्यूजिक होती है और ना ही ये शो टीवी पर आता है। तो इसलिए उन्होंने टीवी भी तोड़ दिया, इसलिए उन्होंने अपने तबले शबले सब तोड़ दिए। तो लेकिन फिर भी पाकिस्तान से कहा जा रहा है जी बड़े सिविलाइज्ड किस्म के लोग आए हैं, बड़े लिखे लोग हैं, बड़ी अच्छी हुकूमत बना रहे हैं, इसीलिए हम सारी दुनिया से कहते जा रहे हैं कि जी इनकी मदद कीजिए। बिल्कुल जी, इनको पूरी दुनिया को चाहिए कि इनको हथौड़े, पत्थर, ईंटें सब कुछ प्रोवाइड करे, ताकि इसी तरह से लोगों के घरों में से टीवी निकाल के तोड़ते रहें, इसी तरह से म्यूजिक सिस्टम्स को तोड़ते रहें और ऐसी ही जंगली पत्थरों के जमाने में ही रहते रहें। और इसलिए हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि कभी भी इंसान के बच्चे बनेंगे। खैर हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक खान साहब की समझ में ये नहीं आया कि जो मुल्क होते हैं वो लंगर खानों, यानी जहाँ पे फ्री में खाना दिया जाता है, उससे नहीं चलते बल्कि फैक्ट्रीज से चलते हैं। और फैक्ट्रीज हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सारी बंद पड़ी हैं। हमारे पास कोई ऐसा सामान नहीं है जो हम बाहर किसी दुनिया को ऑफर करें कि जी आप हमारे से ये खरीद लीजिए, या हम आपसे किसी और चीज के बदले एक्सचेंज कर लेते हैं। हम फिलहाल सिवाय बेवकूफ बनाने के और कुछ नहीं बना रहे, और वो हम बड़ा परफेक्ट के तरीके से बनाते हैं। हमसे अच्छा बेवकूफ बना ही कोई नहीं सकता है। अगर आप में से किसी को कभी इत्तेफाक हो सऊदी अरब जाने का, और वहां पर आप देखेंगे कि जो उम्रे और हज के लिए पाकिस्तानी जाते हैं वो भी वहां पे जो है वो तवाफ किया जाता है ना, जो गोल गोल घूमते हैं खाने काबा के इर्द गिर्द, वहां से निकल कर मैंने सुना है बाहर निकल के बैठ जाते हैं
और जो बाकी लोग आ रहे होते हैं उनको चूना लगाते हैं कि जी हमारे पास वापस जाने का किराया नहीं है तो पैसे दे दो, और वो लोग जो बेचारे बाहर निकल रहे होते हैं जो नेक तबीयत के होते हैं आप जानते ही हैं, तो वो लोग फिर उनको पैसे देते रहते हैं। तो हमारे लोग जो है वो तो इस किस्म का चूना भी लगा लेते हैं, तो इसलिए हमें कुछ और बनाने की जरूरत ही नहीं, हम मामू बड़ा अच्छा बना लेते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ मामू बना बना के मुल्क को चला रहे हैं, और हमारी दुआ है कि वो वक्त आ जाए कि हम मामू बनाना छोड़ें और हम वाकई में कोई फैक्ट्रीज चलाएं और कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो कि पाकिस्तान का भी कहीं नाम हो, पाकिस्तान की भी कहीं पे इज्जत हो, और लोग कहें कि जी ये चीज जो है या ये प्रोडक्ट हमने पाकिस्तान से लिया और उससे बेहतरीन हमें कहीं नहीं मिलती। ये मेरी दुआ है। और कह सकते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो लोग फैक्ट्रीज चला रहे हैं, वो कोशिश करें कि जी थोड़ा सा ही सही मुल्क का नाम थोड़ा सा बेहतर कीजिए। हम जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि हम आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि आप उन चीजों को समझें, आप उन चीजों को सुने और आप अपने आप को ठीक कीजिए, आप मुल्क को ठीक कीजिए। मुल्क को ठीक करना आपका काम है। मेरे पास तो कोई फैक्ट्री है ही कोई नहीं। अगर मेरे पास फैक्ट्री होती तो शायद मैं कुछ बना ही लेती, लेकिन ये कि वो जिनके पास फैक्ट्रीज हैं उनकी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं। कभी कहते हैं जी गैस नहीं है, कभी कहते हैं जी बिजली नहीं है, कभी कुछ ऐसे करके जो है सब लोगों की फैक्ट्रीज में इमरान खान साहब ने लगा दिया ताला, और खुद अपने जो एटीएम कार्ड उनके हैं उनसे पैसे लेके वो अपना बनी गाला चला रहे हैं। और जैसे पहले भी कई बार खबरें भी आई थी और उनके अपने ही साथियों ने कहा कि जी जो जहांगीर तरीन साहब है पहले वो 30 लाख दिया करते थे, फिर उन्होंने 50 लाख कर दिए। यार जहांगीर तरीन साहब को मेरा नंबर कोई पहुंचा दे, मैं तो 5 लाख में भी गुजारा कर लूंगी। लेकिन ये कि अजीब लोग हैं किस तरह से पैसे देते हैं और कितने खुले दिल से पैसे देते हैं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है वो बड़े बड़े भाषण झाड़ते हैं कि जी फलाना जो है वो हक हलाल की कमाई नहीं खा रहा और फलाना जो है उसका एटीएम है। तो खान साहब आपने ही कहा था ना कि अगर ऊपर की लीडरशिप सही हो तो नीचे के जितने लोग काम कर रहे थे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो अभी आपके मुल्क का जो हाल है तो हम क्या समझें कि जो ऊपर की लीडरशिप है वो करप्ट है, जो ऊपर की लीडरशिप है वो चोर है, या क्या है? ये सब क्या हो रहा है? और साथ ही साथ जैसे ही आपने नाम सुना कि जी मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं वापस आ जाता हूँ, तो उतने दिनों से तो आप लोग उनको बुलाई जा रहे थे और वो आई कोई नहीं रहते। अब जब उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं तो आपके क्यों तोते चिड़िया कबूतर कौवे सब उड़ गए। खैर हम जाते जाते आपको एक पिक्चर और दिखाइए। ये देखिए जी, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और सामने सऊदी अरेबिया का एम्बेसडर बैठा है जिससे हम अक्सर भीख मांगते रहते हैं, और खान साहब ने उसकी तरफ जो है वो अपने जूते किए हुए। अब खान साहब कह रही हूँ, कुरैशी साहब ने उसकी तरफ अपने जूते किए हुए। और कोई कुरैशी साहब से पूछे कि सर मैंने सुना है आप ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, ऑक्सफोर्ड वालों ने इस तरह के स्टूडेंट बाहर निकाले हैं जिनको बैठना नहीं आता मेहमानों के सामने, और वो भी ऐसे मेहमान जिनसे आप पैसे मांगते रहते हैं, जिनसे आप फ्री का ऑयल मांगते रहते हैं, फ्री का पेट्रोल मांगते रहते हैं, उनके साथ आप अगर ऐसा करते हैं तो अगर ऊपर वाला ना करे, किसी को अगर आपने कुछ दे दिया तो आप तो फिर शायद उसके सर पे चढ़ चढ़ के नाच रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई चला जाए जो हमारी आर्मी से हो तो फिर देखिए फिर कुरैशी साहब कितना सीधा एकदम, जिसे कहते हैं ना तीर की तरह सीधे होके बैठते हैं। तो खैर ये वक्त वक्त की बात है और आप दोनों चीजों में देख सकते हैं। लेकिन साथ ही इनके जो एडवाइजर्स होते हैं, चाहे ये फॉरेन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, इन सबके एडवाइजर्स भी मौजूद होते हैं। तो थोड़ी सी इनके एडवाइजर्स को मेरी एडवाइस है कि सर थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। ठीक है आपकी नौकरी का मामला है, लेकिन अगर आपके बॉस इस तरह से बैठते हैं तो उनको थोड़ी सी तमीज सिखा दीजिए, इसलिए कि इस वक्त वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस वक्त इस तरह से बैठकर वो पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं अपनाने, इसलिए कि इनको तो चले जाएंगे तो कोई पहचानेगा भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान को तो सब जानते हैं। पाकिस्तान तो एक मुल्क है, एक इंसान नहीं है या एक ऐसी चीज नहीं है जिसको लोग भूल जाएं। तो बिल्कुल इनको तो अगर ये चले गए और 2-4 साल ना आए दोबारा गवर्नमेंट में तो लोगों को याद भी नहीं रहेगा। क्या आप लोगों को याद है कि 5 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले कौन फॉरेन मिनिस्टर था? नहीं, आप लोग गूगल करेंगे तब याद आएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए आपको गूगल नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान बोलते ही आपको पता है पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, या पाकिस्तान के साथ क्या अच्छा है, पाकिस्तान के साथ क्या बुरा है। तो प्लीज अपने लिए नहीं लेकिन अपने मुल्क की तो इज्जत रखिए, और जब किसी से मिलते हैं तो किस तरह बैठना चाहिए, ये बात खास तौर पे जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो को देखा। जाते जाते फिर दोबारा यही कहूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।